नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं म्यांमार के बारे में। आप सभी को पता है कि वर्ष 2021 में म्यांमार में तख्ता पलट हुआ था और आंग सान सू की सरकार को हटाकर वहां पर सेना ने नियंत्रण कर लिया था। लेकिन जिस समय वहां पर सेना ने नियंत्रण किया तो वह नियंत्रण पूरी तरह से सफल नहीं हुआ था और वहां पर उन्होंने कोशिश की, पर आज तक वह उस तक पूरी तरह से अपना नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाए थे। तो इसी स्थिति को अब हम वर्तमान में देखते हैं कि पिछले महीने वहां के जो स्थानीय सशस्त्र संगठन हैं, उन नागरिक संगठनों ने वहां पर सेना का विरोध कर दिया और अब कुछ शहरों पे अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है। लेकिन इसका प्रभाव इतना अधिक हुआ है कि बहुत सारे लोग म्यांमार से सीमा पार करके भारत में प्रवेश कर गए हैं। लगभग 5,000 से अधिक शरणार्थी आ गए हैं। तो इसी वजह से यह जो पूरा मसला था म्यांमार का, भारत के लिए भी एक चिंता का विषय बन गया है और आज की वीडियो में इसी पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। हालांकि उस चर्चा से पहले जरूरी है कि आपके साथ एक प्रश्न साझा किया जाए। इस प्रकार के प्रश्न अनेक बार आजकल यूपीएससी में पूछे गए हैं। पूरी संभावना है कि एक और बार इस प्रकार से एक प्रश्न आ सकता है। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कुछ नहीं, बस कमेंट में अपना आंसर भेज देना है। यदि नहीं पता तो फिर पूरी क्लास देखिए, आपको हर एक बात यहाँ पर बताई जाएगी। अब इतिहास क्या है म्यांमार का, सबसे पहले वह समझते हैं, क्योंकि यह सब चीज़ें कैसे हुई। तो देखिए, आप लोग को एक बात ध्यान रखनी है कि म्यांमार, जिसको इतिहास में बर्मा कहा जाता था, ऐसा नहीं है कि एक स्थायी लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर स्थिति यह होती है कि अगर कभी सेना ने विद्रोह कर दिया तो लोकतांत्रिक सरकार की जड़ों को हिला देगा। वहीं फिर नागरिकों ने विद्रोह किया तो जो सैनिक संगठन चल रहे होंगे या जिसका नियंत्रण होगा सेना का, वो गद्दी छोड़ देंगे और लोकतंत्र की स्थापना कर देंगे। फिर कुछ समय के बाद दोबारा देखेंगे कि भाई सेना विद्रोह करेगी और अपना नियंत्रण में पूरे देश को ले लेगी। तो ऐसे कई बार हुआ। तो ऐसी ही गतिविधि हमने देखा कि 2015 के बाद होना शुरू हो गई, क्योंकि 2015 में एक लोकतांत्रिक सरकार यहाँ पे स्थापित हुई थी और जो लोकतांत्रिक सरकार थी वह आंग सान सू की सरकार थी। इसने यहाँ पर व्यवस्था अपने हाथ में ले ली, सब चीज़ें ठीक थी। लेकिन लोकतांत्रिक सरकार में क्या होता है कि आप मानवाधिकारों की सोचेंगे, लोगों के अधिकारों की भी सोचेंगे, साथ साथ उनके लिए जन कल्याण की भावना मन में रखेंगे। तो इन्होंने रोहिंग्या संकट के ऊपर अपने एक अधिक चिंता जाहिर की, उनके विकास के लिए, उनके अच्छे जीवन के लिए उन्होंने सोचा, जो कि सेना को पसंद नहीं आया। जब सेना को ये सब चीज़ें पसंद नहीं आई तो हम देखते हैं कि थोड़े बहुत मनमुटाव शुरू हो गए यहाँ से। लेकिन यह मनमुटाव सामने कब आए? यह तो पहला चुनाव था आंग सान सू की का 2015 का, तो आप यहाँ पर जीत गए। उसके बाद क्या हुआ कि 5 सालों में दोबारा चुनाव होना, तो 5 सालों बाद वर्ष 2020 में फिर एक बार यहाँ पर चुनाव हुआ और 2020 में चुनावों में फिर दोबारा से आंग सान सू की पार्टी जो थी वह जीत गई। अब पूरे देश को पता था कि भाई जनमत से सरकार बनी है, लोकतांत्रिक सरकार है, तो सब चीज़ें दोबारा से पहले के हिसाब से चलेंगी, मौलिक अधिकार मानवाधिकारों की बात होगी, सब कुछ अच्छा रहेगा। लेकिन क्या हुआ, जिस दिन इस सरकार को व्यवस्था संभालनी थी 1 फरवरी 2021 को, इसी दिन सेना ने विद्रोह कर दिया और आंग सान सू की इनके साथ साथ बाकी जितने और बड़े नेता थे सबको अपनी गिरफ्त में ले लिया। गिरफ्त में लेने के बाद घोषणा कर दी गई कि लोकतंत्र वगैरह जो भी है अब देश में समाप्त हो गया, अब वापस से सैन्य शासन लोगों को देखना पड़ेगा। एक और बार शुरू हो गई व्यवस्था। लेकिन यह जो व्यवस्था यहाँ पर शुरू हुई थी उसके बाद ही व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, क्योंकि देश के लोगों ने ही भाई पार्टिसिपेट किया, चुनाव करवाया, अपनी सरकार बनवाई पसंद से। अब उस सरकार को सेना हटा रही है ना, उनको मनमानी करनी थी, तो लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए, कहा कि हमें सैन्य शासन नहीं चाहिए, हमें लोकतांत्रिक शासन चाहिए। यहाँ से जो विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे वह अब तक नहीं थमे थे। हालांकि यहाँ पर हम यह भी स्थिति देखते हैं कि जिस समय सेना ने नियंत्रण में अपने पूरे देश को ले लिया था, यहाँ पर प्रदर्शन चले और इन प्रदर्शनों का विरोध करने के लिए सेना ने हर एक प्रयास किया। जैसे भी हमले कर सकते थे, इनके ऊपर दमन चक्र चला सकते थे, हर एक काम किया, लेकिन आज तक यह पूरी तरह सफल नहीं हुए और पूरे देश में अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर विरोध प्रदर्शन होते रहे थे। अब उन्हीं विरोध प्रदर्शनों की यह स्थिति है कि यह इतने बड़े स्तर पर हुआ है। राज्य में हम देखते हैं कि अलग अलग जातीय संगठन हैं, जो सशस्त्र जातीय संगठन है, वह विरोध कर रहे थे सेना का कि ऐसी स्थिति हमें नहीं चाहिए। हालांकि यह माना जाता है कि पहले जो वो विरोध कर रहे थे वह अलग अलग स्थिति में कर रहे थे, अलग अलग क्षेत्रों में कर रहे थे, एकता नहीं थी। अब यह माना जाता है कि उन्होंने एकता के साथ सारे काम किए हैं। तो क्या हुआ कि जो अलग अलग जातीय सशस्त्र संगठन है उन्होंने एक फोर्सेस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। अब क्या हुआ है कि यह जो पीपल्स डिफेंस फोर्सेस ग्रुप है, यह सशस्त्र नागरिक समूह है, मुख्य रूप से सारे काम इसी के तहत हो रहे हैं और यह चाहते हैं कि हमारे देश में फिर एक बार लोकतंत्र स्थापित हो जाए।
तो देखिए यह जो स्थिति थी, यह स्थिति हुई 2021 के बाद। अगर हम आज की स्थिति समझते हैं तो पता लगता है कि आपको 2.5 वर्ष से भी ज़्यादा का समय हो गया है। अब जल्द ही फरवरी में आप 3 वर्ष भी पूरे कर लेंगे। तो इस समय के दौरान अनेक विद्रोह हुए और अनेक विद्रोह का परिणाम अब हम देख रहे हैं कि म्यांमार में क्या स्थिति हो गई है। 27 अक्टूबर को लेटेस्ट जो रिबेलियन था वो शुरू हुआ था। यह जो रिबेलियन था यह थ्री ब्रदरहुड अलायंस के द्वारा शुरू किया गया था। थ्री ब्रदरहुड अलायंस का मतलब है कि 3 जातीय सशस्त्र संगठनों के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में अब इस स्थिति को अंजाम दिया गया और मुख्य रूप से कुछ शहरों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया गया। अगर हम बात करें इन 3 जातीय सशस्त्र संगठनों की कौन कौन है, म्यांमार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सेना, तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी और अराकान आर्मी, इन तीनों ने मिलकर के ही इस पूरे मोर्चे को संभाला इस समय और एक बड़ी जीत हासिल की म्यांमार की सेना के विरुद्ध। क्लियर है बात सारी। तो इन्होंने जो पहला टारगेट बनाया वह बनाया शान राज्य को। लोकेशन समझते हैं मैप के थ्रू, बहुत अच्छा आप लोग समझ पाएंगे। ठीक है, तो देखिए जो यह शान क्षेत्र है यहाँ से सारा कार्यक्रम शुरू हुआ। यह जो शान क्षेत्र था यहाँ से इन्होंने नियंत्रण बनाना शुरू किया, चीन तक आए ये लोग और इन्होंने जो बॉर्डर वाले एरियाज थे ना यहाँ पर भी फिर धीरे धीरे फैलना शुरू कर दिया। अभी आज के समय में हम देखते हैं कि कुछ प्रमुख क्षेत्र जो है वह इनके नियंत्रण में आ गए। जैसे कि हम बात करते हैं रेखदार, जो रिखवदार है यह इनके नियंत्रण में आने वाला प्रमुख क्षेत्र है। खास बात यह है कि यह इसकी सीमा पर स्थित है। तो सीमा पर स्थित होने का मतलब क्या हुआ कि अब जिस समय यहाँ पर यह रिबेलियन हुआ, विद्रोह किया आपने और व्यवस्था अपने हाथ में ले ली, तो उसके बाद अनेक शरणार्थियों ने भारत में प्रवेश करना शुरू कर दिया और भारत के लिए यह स्थिति गंभीर हो गई। तो शान राज्य में अचानक हमले किए, फिर बाद में इन्होंने अलग अलग राज्यों के अंदर अपना नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर दिया। मुख्य रूप से सीमावर्ती राज्यों में यह सब काम हुआ। अब जिस समय इन्होंने यह काम किया उसका मुख्य परिणाम जो हुआ वह परिणाम यह हुआ कि जो सेना के अनेक जवान थे उन्होंने घुटने टेक दिए, आत्मसमर्पण कर दिया। ऐसा भी रिपोर्ट में सामने आया है कि 45 से अधिक जवान जो थे वह भारत में घुस गए थे अपनी जान बचाने के लिए। फिर हमारी ही पुलिस ने उन सबको गिरफ्तार किया और वापस से सौंप दिया उन्हें म्यांमार को। यह गतिविधि भी सामने आई है। हालांकि इसके साथ साथ आप लोगों से एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि म्यांमार किन किन देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो यह बात भी आप लोग को मैं यहीं पे ही क्लियर कर देता हूँ। तो देखिए म्यांमार के साथ सीमा साझा करने वाला भारत एक प्रमुख देश है, तो ये बात तो आप लोग को इजीली याद रहेगी। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं तो हमें पता लगता है कि यह सीमा साझा करता है चाइना के साथ में, लाओस के साथ में, थाईलैंड के साथ में और साथ साथ बांग्लादेश के साथ में। यह वो 4 प्रमुख देश हैं जिनके साथ यह अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, तो आप लोग को यह बात भी ध्यान रखनी है कि इसकी सीमा से जुड़े हुए देश कौन कौन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए देखते हैं इससे संबंधित अन्य बातों को। ठीक है, तो अब यहाँ देखने वाली बात थी कि जिस समय यह सब काम शुरू हुआ तो जो यह जातीय सशस्त्र संगठन है, इन जातीय सशस्त्र संगठनों ने मिलकर के एक ऑपरेशन शुरू किया, जिस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य सिर्फ इतना था कि हम चाहते हैं हमारे देश में हमें लोकतांत्रिक सरकार मिले, सारी व्यवस्था पहले जैसी हो जाए, सेना का नियंत्रण ना रहे। इसी उद्देश्य से इन्होंने जो ऑपरेशन शुरू किया उसको नाम दिया ऑपरेशन 1027 या 1027। ठीक है, अब आज के समय में जो भी गतिविधि हो रही है वह सब इसी ऑपरेशन के तहत हो रही है। हालांकि एक खास बात देखने वाली यह भी है कि जैसे ही यह ऑपरेशन शुरू हुआ, इस ऑपरेशन के शुरू होते ही म्यांमार के अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो जातीय संगठन हैं या अलग अलग जातीय सशस्त्र संगठन है वो सब भी एक्टिवेट हो गए और उन्होंने भी वहां पर विरोध करना शुरू कर दिया, विद्रोह करना शुरू कर दिया और फिर करो मरो की नीति उन्होंने अभी अपना ली कि अब मौका अच्छा है, नियंत्रण में ले लो, जिसका बहुत अधिक लाभ इनको हो गया है। ठीक है, तो देखिए अब पता लगता है कि हमारे को कि भाई रिखावदार नाम के एक शहर पे भी इन्होंने कब्जा कर लिया है और साथ साथ सागांग क्षेत्र में एक जगह है खम्पत, वहां भी इन्होंने नियंत्रण कर लिया। खम्पत में नियंत्रण करने से ही मुख्य रूप से भारत में शरणार्थियों को प्रवेश मिलने लगा, क्योंकि यह एक ऐसा क्षेत्र है जो मणिपुर के मोरेह से 60 किलोमीटर दूर है। अब यहाँ से जितने भी लोग आ रहे हैं शरणार्थियों के रूप में सब मणिपुर पहुंच रहे हैं और आप सभी को पता है कि मणिपुर की स्थिति कितनी अधिक संवेदनशील है, जिस प्रकार का जातीय वहां पर संघर्ष चल रहा है काफी लंबे समय से। तो इस क्षेत्र में ये लोग प्रवेश कर रहे हैं। हालांकि वहां जितने लोगों ने, जितने नागरिकों ने इस पूरे के पूरे सेना के विरुद्ध संघर्ष में पार्टिसिपेट किया, उन सब के लिए यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बन गई है। क्लियर है बात सभी को। तो अब देखने वाली स्थिति यह है कि ऑपरेशन 1027 जो शुरू किया था वो कितना अधिक सफल हुआ। जैसे कि इसकी सफलता की बातों में दिखता है हमें कि भाई सेना को सामरिक क्षेत्र का नुकसान हुआ, यानी कि पहली बात तो उसका जो नियंत्रण था अब नियंत्रण ढीला पड़ गया।
अनेक सैनिकों ने घुटने टेक दिए, आत्मसमर्पण कर दिया अपनी जान बचाने के लिए। अब वो वापस से सरकार की गिरफ्त में पहुंच गए हैं। इसके साथ साथ ही हमें पता लगता है कि अलग अलग राज्यों में सेना की जो चौकियां हुआ करती थी, उन चौकियों को भी इन जातीय सशस्त्र संगठनों ने अपने नियंत्रण में ले लिया है। वहीं एक प्रमुख शहर जिसको कहा जाता है चिनशुएहा, इस चिनशुएहा को भी अब इन लोगों ने अपने नियंत्रण में ले लिया। और देखने वाली बात यह है कि यह जो सैन्य नियंत्रण था, उस सैन्य नियंत्रण के लिए रेवेन्यू का एक बड़ा सोर्स हुआ करता था, अब यह वह सोर्स नहीं रहेगा और इसका जो लाभ मिलेगा यह जातीय संगठनों को मिलने वाला है। ठीक है, इसके साथ साथ ही अभूतपूर्व समन्वय, पहली बार विशेषज्ञ बता रहे हैं कि भाई ऐसा समन्वय अब तक हम लोगों ने पिछले 2.5 साल के समय में नहीं देखा था कि अलग अलग जो हमारी फोर्सेस हैं उन लोगों ने मिल करके सब चीज़ें प्लान की और प्लान करके मिल करके हमला बोल दिया, जिससे कि इतना अच्छा लाभ हुआ। आज सभी को पता है 1857 का विद्रोह पड़ा था ना, विफल क्यों हुआ? क्योंकि छोटे छोटे विद्रोह किए अलग अलग, मिल करके नहीं किया था। तो इन्होंने क्या किया कि मिल करके किया, पर्टिकुलर क्षेत्र को टारगेट किया, वहीं पे ये लड़े, जिससे कि इनको अच्छी खासी सफलता हासिल हो गई है। इसके साथ साथ ही अब सैन्य मनोबल में गिरावट आ गई है। फोर्सेस हमें बताया कि भाग रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, आत्मसमर्पण कर दे रहे हैं, तो यह इनकी हार की शुरुआत ही मानी जा रही है। और चीन का प्रभाव भी इसमें विशेष है, क्योंकि चीन ने पूरा समर्थन दिया है म्यांमार के लोगों को, जो भी ज़रूरत थी इसने प्रोवाइड की है और इसने भी कहा है कि आप लोकतंत्र की वापस से स्थापना कर लीजिए अपने यहाँ। हालांकि यह जो सफलता थी यह ऑपरेशन 1027 के मामले में बहुत खास है, लोग भी वहाँ पर खुशी मना रहे हैं, उनके लिए भी अच्छा विषय है। लेकिन एक चिंता का विषय यह है कि आप कुछ ही प्रमुख क्षेत्रों में कब्जा कर पाए हैं, यानी कि अभी यह जो सीमावर्ती क्षेत्र है आप यहाँ पर ही नियंत्रण स्थापित कर पाए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि इस नियंत्रण की वजह से जो प्रेसिडेंट हैं वहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन के, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि या तो आप पूरे के पूरे म्यांमार में कंट्रोल कर लीजिए, अगर आधे में लोगों का नियंत्रण, नागरिकों का नियंत्रण, सरकार का नियंत्रण रहेगा, वहीं आधे क्षेत्र में यदि सेना का नियंत्रण रहेगा तो यह बहुत ही गड़बड़ की बात है। और यह गड़बड़ परेशानी इतना अधिक आपको दिक्कत देगी कि हो सकेगा कि आने वाले समय में पूरा म्यांमार 2 भागों में विभाजित हो जाए। एक वो म्यांमार होगा जो तानाशाही के तहत होगा, सैन्य नियंत्रण में होगा, वही एक म्यांमार वो बन जाएगा जो लोकतांत्रिक म्यांमार होगा। तो इस स्थिति से भी निपटने की जरूरत है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि म्यांमार का विभाजन हो। क्लियर है बात? तो यह सब मामला भी अभी सामने देखने को आ रहा है। हालांकि इसका भारत पे भी व्यापक प्रभाव पड़ रहा है। भारत पे पड़ने वाले व्यापक प्रभावों में अगर हम बात करें तो देखिए, जो हमारी तत्काल चिंता है वो शरणार्थियों को लेकर है। 5000 से अधिक शरणार्थी भारत में प्रवेश कर गए हैं, और यह भारत में ऐसे समय में प्रवेश किए हैं कि जब मणिपुर से हम पहले ही बहुत अधिक चिंता में हैं, वहां पर ऑलरेडी जनजातीय संघर्ष चल रहा है। तो यह हमारे लिए एक चिंता का विषय हो गया है। तो इस स्थिति से निपटना पड़ेगा। हालांकि हम सहायता दे देते हैं, बट हम खुद भी अभी परेशान है, लेकिन फिर भी उस सब के बावजूद इन सभी लोगों को अभी देश में ही रखा गया है। क्लियर है बात? अब विद्रोहियों के जो महत्वपूर्ण नगरों पर कब्जा हुआ है, यह भी हमारे बॉर्डर के पास ही है। तो इसलिए और अधिक चिंता का विषय है कि ऐसा ना हो कि बहुत अधिक परेशानी हमारे को आने वाले समय में हो जाए। और अगर कभी भी हम देखते हैं कि दो देशों की जहां भी सीमा साझा होती है, उसके अच्छे भी परिणाम होते हैं, बुरे भी। ऐसा भी हो सकता है कि इस विद्रोह का फायदा कुछ ऐसे संगठन उठा लें जो भारत में अस्थिरता पैदा करना चाहते हो, क्योंकि आप बॉर्डर से अवैध आवाजाही कर सकते हैं, उग्रवादी आ जा सकते हैं, और उग्रवादियों के आने जाने के साथ साथ हम देख सकते हैं कि अवैध नशीली दवाएं भारत में आ सकती हैं। वहीं साथ साथ व्यापार और हथियारों की तस्करी भी इस मार्ग से हो सकती है। तो यह हमारे लिए सीमा सुरक्षा का एक बड़ा विषय बन गया है। क्लियर है बात सारी की सारी? तो म्यांमार में जो स्थिति हुई, उन्होंने अपने लिए ठीक किया, अपनी स्थिति को कंट्रोल करना चाहते थे, लोकतंत्र बहाली चाहते थे, मानवाधिकारों की बहाली चाहते थे, बट भारत भी इससे बहुत अधिक प्रभावित है, और ऐसा ना हो कि हमें इसके दुष्परिणामों का सामना करना पड़े। हालांकि अभी भी शरणार्थियों का आना हमारे लिए चिंता का विषय बना हुआ है। क्लियर है बात? यदि आपने क्लास को ठीक से सुना, जाना, समझा, तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट कर दीजिए, ठीक है? और मुझे बताइए कि क्या है इसका सही आंसर। देखेंगे कितने लोगों ने पूरी क्लास को अच्छे से समझा, जाना, देखा, ठीक है? तो फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी। जल्दी से अपना आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिए, और देखेंगे कि आगे आप लोग के लिए क्या क्या पढ़ने के लिए है, और फिर ऐसे ही नई वीडियोस में ऐसे ही अलग अलग विषयों को पढ़ते, समझते, जानते हुए हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। हालांकि आज की वीडियो का आपको आंसर भी चाहिए होगा, तो देखिए आंसर आप लोग की स्क्रीन पर है। तो कितने लोगों ने सही आंसर दिया मुझे बताइएगा ज़रूर। फिर अगली वीडियो में जल्द मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।